चैप्टर 13 एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड में ये चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम पीरियाडिक टेबल को देखें तो पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ पीरियड्स में जगह जगह पर रखा हुआ है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। तो अगर ये पीरियाडिक टेबल है तो मेरे लिए तो लेफ़्ट टू राइट ये है, आपके लिए लेफ़्ट टू राइट ये होगा। तो यहाँ पर ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो 2 ग्रुप्स हैं, दरमियान में इधर फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो 10 ग्रुप्स हैं और फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि 6 ग्रुप्स हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं कि जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होते हैं या जिनका एस सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस सब शेल में, तो लिहाजा इनके 2 ग्रुप भी हो गए हैं। एक वो हैं कि जिनके आखिरी जो इनका एस सब शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, S1 कन्फिगरेशन होगी, और दूसरा वो ग्रुप है कि जिसके आखिरी शेल में एस सब शेल जो है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनकी S2 कन्फिगरेशन होती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। एक है ग्रुप 1A, इन एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स, दी अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1A है। फिर है ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 2A कहलाते हैं दी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे एस ब्लॉक की एक और डेफिनेशन है कि हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन दी एस सब शेल। तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सब शेल में होते हैं, ये इनकी एक डेफिनेशन बनती है। तो ये 2 ग्रुप हैं और हम आज शुरुआत करते हैं अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल कौन कौन से हैं? देखिए, अल्कली मेटल ये इनके नाम हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लिथियम जो है ये याद रखें कि पीरियड ज़रूरी है, ये दूसरा पीरियड है पीरियाडिक टेबल का लिथियम का। सोडियम जो है वो 3rd पीरियड में है, पोटाशियम फिर 4th पीरियड में है और रुबिडियम इस तरह 5th पीरियड में होगा, सीजियम है 6th पीरियड में और फ्रांसियम है 7th पीरियड में। तो सिंबल जो इसका आता है, लिथियम का सिंबल है Li। ठीक है जी, इनके हर एक के नाम का अपना ओरिजिन होता है कि लिथियम कहाँ से आया, क्या मानी है, लेकिन फिर प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाता है। तो लिथियम एक्चुअली लेथोज से आया, लेथोज कहते हैं पत्थर को, स्टोन को, रॉक को कहते हैं। और फिर सोडियम का जो सिंबल है वो नेट्रियम से आया है, Na, जो इसका नाम बनता है वो है नेट्रियम। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी मैं लिखता जाऊँगा, ये है नेट्रियम। तो नेट्रियम से ये सिंबल आया है Na। फिर है पोटाशियम, पोटाशियम का जो सिंबल है ये कैलियम से आया है, यानी केलियम। कैलियम जो है तो ये है पोटाशियम और इसका सिंबल है K। तो ये आ गया हमारे पास पोटाशियम का सिंबल। फिर रुबिडियम है तो रुबिडियम का सिंबल है Rb, सीजियम का है Cs और फ्रांसियम का जो है वो है Fr। तो ये इनके सिंबल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी ज़रूरत आ गई तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, तरीका सीख लीजिएगा। एटॉमिक नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो फार्मूला है तो वो ये होगा, ज़रा देखिएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर ये है 3, पीरियाडिक टेबल का 3rd एलिमेंट है, इससे पहले हाइड्रोजन है 1 और फिर हीलियम है 2, फिर लिथियम है 3। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब इसके बाद आपने ये करना है, फार्मूला याद रखिए 8 8 18 18 32। दोबारा सुनिए, 8 8 18 18 32 का मतलब यह है कि ये है 3 और 3 के साथ 8 जमा कर लेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है जो कि है 11। और लॉजिक इसकी ये है कि जब आप सोडियम से आगे जाते हैं, सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और फिर पोटाशियम है। तो सोडियम से पोटाशियम तक पहुंचते हुए 8 एलिमेंट हैं, तो इसलिए मैंने 8 जमा कर दिया। और इसी तरीके से फिर ये 11 है तो 11 के साथ एक और 8 जमा कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 19। तो ये पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है। तो मैंने कहा था फार्मूला है 8 8 और फिर है 18। तो देखिएगा ये 19 है और इसके साथ 18 जमा कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 37। यह है 37 और फिर है 37 तो फिर होगा 18।
मैंने कहा था फार्मूला है 8 8 18 18 और फिर 32। तो अगर आप इसके साथ ये जमा कर लेते हैं तो ये आता है 55 और आखिर में है कि 55 के साथ आप 32 जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 87। ये एटॉमिक नंबर हैं। अब हम पहले करते हैं इनकी कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल इब्तिदाई लेक्चर में, चैप्टर 13 के इब्तिदाई लेक्चर में कन्फिगुरेशन मैंने आपको बता दी थी कि कैसे आप कन्फिगुरेशन करेंगे। और इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। अगर कभी एंट्री टेस्ट में आ गया है, एमडीकेट टेस्ट वगैरह में, ईटा टेस्ट में, और डायरेक्ट आप करते हैं तो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। हमारे पास जो सब शेल्स होते हैं वो ये है, एस है और पी है, फिर इसके बाद डी है, एफ है और जी एच वगैरह मौजूद है। तो आप यूं कर लें कि इनको उल्टे साइड से रिपीट करते जाएं। कैसे? ये है एस और फिर एस, तो ये हमने रिपीट कर दिया। देखिए मैंने यहां पे यही लिखा है कि ये एस एस है, रिपीट कर दिया है, एस और फिर एस। फिर देखिए कि मैंने लिख दिया है कि पी को साथ लेके रिपीट करें तो ये हो जाएगा पी एस और पी एस। ये देखिए पी एस और फिर पी एस, तो एक मरतबा पी एस फिर पी एस है। इसके बाद फिर आप डी को साथ लेके तो ये आ जाएगा डी पी एस और डी पी एस। तो देखिएगा डी पी एस यहां तक और फिर है डी पी एस, और इसी तरह आगे फिर होगा एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। जरा देखिएगा यह है एफ डी पी एस और फिर है एफ डी पी एस। तो ये हमारे पास हो गए हैं सब शेल्स। और अब कौन सा सब शेल किस शेल से ताल्लुक रखता है, तो याद रखिएगा कि एस जो होता है ये पहले शेल में, ये वाला जो एस है ना, तो ये पहले शेल में, यानी आप ये याद रखेंगे कि एस को आप स्टार्ट करेंगे 1 से। तो देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये है 1s, ये होगा फिर 2s, तीसरा शेल का है तो 3s होगा, फिर है 4s, इसी तरह 5s, नेक्स्ट फिर ये है 6s और ये फिर है 7s, ये है 8s। अच्छा, फिर इसके बाद P को आप स्टार्ट कर लेंगे, तो P को स्टार्ट करेंगे आप 2 से, बिकॉज इस P की एनर्जी ज्यादा है, ये दूसरे शेल से है, तो ये 2P होगा, 3P है, फिर ये चौथे शेल का 4P, 5P और फिर इसके बाद जो है ये आता है 6P और ये जो है ये है 7P। फिर इसके बाद है D, D को स्टार्ट कर दीजिएगा 3 से, तो ये जो पहला D है ये होगा 3D, ये चौथे शेल का है 4D होगा, ये 5D है और ये 6D है। आखिर में रह जाता है F, तो F को स्टार्ट कर दीजिए 4 से, तो ये जो F है ये होगा 4F और इसके बाद ये आता है 5F। अब जरा कन्फिगुरेशन समझिएगा, ये पहला ग्रुप है और जो पहला ग्रुप होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वैलेंस शेल की होती है NS1। N जो है ये इसका आखिरी शेल है, S और फिर 1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। तो जरा देखिए ये दूसरा पीरियड है, तो इसकी जो कन्फिगुरेशन होती है वो इस तरह होगी 1s2, दूसरा पीरियड है तो 2 और s ब्लॉक है, s ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो 1s2 2s1, यानी ये कन्फिगुरेशन यहां से है 1s2 और 2s1। फिर जब आप आ जाते हैं मिसाल के तौर पे सोडियम तक, तो सोडियम की पर कन्फिगुरेशन होगी 1s2, यानी यहां से सोडियम देखें ना तीसरे पीरियड में है तो 3s तो ये है, तो सोडियम की कन्फिगुरेशन यहां तक आ जाती है 3s1, यानी आप इसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 1s2 2s2 2p6 और फिर है 3s1। अच्छा, फिर है पोटाशियम, पोटाशियम चौथे पीरियड में है तो इसकी कन्फिगुरेशन होगी 4s, चौथा पीरियड है, s ब्लॉक है तो 4s और s ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो ये होगा 4s1, यानी आप देख सकते हैं 4s ये है, तो ये कन्फिगुरेशन यहां तक आती है, यानी 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 और 4s1। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 फिर होगा 3s2 3p6 और फिर है 4s1। तो ये तरीका है कि आप इस तरह कन्फिगुरेशन कर सकते हैं। ये देखें फिर छठा पीरियड है तो ये रुबिडियम है, फिर पांचवा पीरियड है तो रुबिडियम की कन्फिगुरेशन यहां से शुरू करके आपने यहां तक करनी है, यानी 5s1, चूंकि पांचवा पीरियड है तो 5s1 और P में आ जाएंगे 6, D में आ जाएंगे 10 और इस S में भी 2 होंगे, तो ये इसकी कन्फिगुरेशन होगी 1s2 से लेके 5s1 तक आप इसे भर लेंगे। फिर इसके बाद है सीजियम,
सीजियम जो है वो छठे पीरियड से है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 से लेके 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s होगा 2, 4d होगा 10 और 5p है हमारे पास ये है छठा पीरियड है, तो आपने यहां तक आना है 6s1, 5p 6 होगा 6s1 तक, यानी 1s2 से लेके ये आ जाएगा आपके पास 6s1 तक। अच्छा, अब आते हैं फ्रांसियम की जानिब। फ्रांसियम जो है ये 7वें पीरियड में है, तो देखिएगा ये 1s2, 2s2 और आप देखेंगे तो फ्रांसियम 7वें पीरियड में है, तो 7s ब्लॉक में है तो s, 7s और s ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो 7s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी यहां तक आप इसे भर लेंगे। और p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन और इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक ये तरीका है कि आप ये कर लेते हैं। दूसरा ये है कि हम जो इनसे पहले जो नोबल गैस होता है वो लिख लेते हैं और फिर ये कॉन्फ़िगरेशन लाइक ये देखें। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले लिथियम से पहले जो नोबल गैस है वो हीलियम है, तो हीलियम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन यानी ये वाली, और फिर हम लिखते हैं कि 2s1 है। इसी तरह सोडियम से पहले जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पहला एलिमेंट है वो नियॉन है, तो हम फिर ये नहीं लिखते, लिख लेते हैं सिंपल नियॉन और फिर लिख लेते हैं 3s1 और इसके बाद इसके लिए फिर आप लिखेंगे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आर्गन की है और इस तरह फिर बाकी इस तरह क्रिप्टॉन और ज़ीनान वगैरह आ जाते हैं। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है। आप इसे रिपीट करने वाले पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपके बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं। अब आते हैं हम इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस। देखिए पेपर में जब भी कोई प्रॉपर्टी आ जाती है तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लें। एटॉमिक रेडियस सिंपल है कि किसी आइसोलेटेड एटम में उसके न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है तो उस तक का ये फासला जो है ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। जनरली ये एवरेज एटॉमिक रेडियस होता है, लेकिन हम कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। सो ये है कि डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस। देखिए सेंटर है ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस ये, और एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है और ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये जो सेंटर से यहां तक का फासला है ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब यहां पर मैंने ये एलिमेंट्स जो है वो दोबारा लिखने हैं, लेकिन अब के नाम लिखने की अब जरूरत हमें नहीं है, बिकॉज आप नाम आप जानते हैं और पीरियड जरूरी है। क्यों, तो आप देख लेंगे अभी। तो एलिमेंट्स जो हैं वो है लिथियम, सोडियम है, फिर है पोटाशियम, फिर है रुबिडियम, नेक्स्ट है सीजियम और फ्रांसियम है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा बिकॉज फ्रांसियम के लिए ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो नोन नहीं है। और उसकी वजह अभी से देख लें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एटॉमिक रेडियस भी इसका नहीं लिखते, या इस तरह पर इसके आयोनाइजेशन एनर्जी या डेंसिटी या बाकी प्रॉपर्टीज। इसके रीज़न ये है कि फ्रांसियम इंतहाई ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, इंतहाई अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव। वन ऑफ द आप कह सकते हैं मोस्ट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल वो फ्रांसियम है। और फ्रांसियम के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो बड़े कम स्टेबल हैं, बहुत। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है 223 आइसोटोप नंबर, आइसोटोप्स का मास नंबर, तो वो जो सबसे स्टेबल भी है उसका भी सिर्फ हाफ लाइफ जो है वो 22 मिनट है। तो इसको हैंडल करना जो है इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन दरकार हैं, ज़्यादा लेबॉर्ट्री में सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। तो फ्रांसियम की ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जो पैटर्न है उसके मुताबिक हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे मैं एक्चुअल वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ नहीं है। तो ये दूसरा पीरियड है, तो इसमें होंगे 2 शेल्स। ये तीसरे पीरियड में आता है सोडियम, तो इसमें है 3 शेल। ये चौथा पीरियड है तो इसमें है 4 शेल्स। ये 5वां पीरियड है तो इसमें है 5 शेल्स, और ये छठा पीरियड है तो इसमें है 6 शेल्स। तो शेल्स की तादाद बढ़ रही है, तो हम समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड होगा वो इंक्रीज का आएगा, कि साइज जो होगा वो बढ़ता जाता है। जो ट्रेंड है यहां पर डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो शेल्स की तादाद बढ़ रही है। यानी एक एटम है, लिथियम है तो उसमें 2 शेल्स हैं, सोडियम में फिर 3 शेल हो गए, पोटाशियम में 4 शेल हो गए, और इसके बाद फिर रुबिडियम में 5 शेल हो गए। शेल ज्यादा होते जा रहे हैं तो साइज जो है वो बढ़ता जाता है। मैं यहां पे इनकी वैल्यूज लिख लेता हूं, लेकिन आप लोग वैल्यूज याद नहीं करेंगे। आप इस तरह का टेबल बनाएंगे कि यहां पे आपने ये नाम लिखने भी हैं, नाम लिखेंगे, सिंबल पीरियड, फिर इस तरह के नाम, और फिर सिंबल शेल्स और सिंपल एटॉमिक रेडियस, और एरो, ये वाला एरो इधर लगा लेंगे और इसके साथ लिख लेंगे इंक्रीज। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। मैं लिख रहा हूं कि आप फिर ग्राफ कैसे बनाते हैं।
तो एटॉमिक रेडियाई मैं लिख लेता हूं, इसका बनता है एटॉमिक रेडियस है ये 152 पिकोमीटर में है, और इसका बनता है 186 पिकोमीटर, 227 पिकोमीटर, 248 पिकोमीटर, और इस तरह ये फिर हमारे पास है 265 पिकोमीटर। तो अगर मैं इनको ग्राफ में उसको बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, जरा देखिएगा। 152 ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और किसका कितना रेडियस है। वर्टिकल पे एटॉमिक रेडियस है और यूनिट पिकोमीटर में है, 10⁻12 मीटर। तो आप देख सकते हैं 152, तो देखेंगे 50 है, 100 है, 50 है, तो 152 150 तकरीबन सेम बनता है। तो लिथियम का ये रेडियस आ जाता है हमारे पास, ये रेडियस है। फिर सोडियम का 186 है, तो देखिए 186 जो है वो इससे कम है 200 से, तो सोडियम के लिए तकरीबन 186 यहां तक आ जाएगा। फिर है पोटाशियम, पोटाशियम का है 227, देखेंगे पोटाशियम है तो ये आ जाएगा 200, ये 250, 250 का हाफ 225, ये 227 है, तो पोटाशियम तकरीबन इस तरह के रेंज में आ जाता है पोटाशियम। फिर रुबिडियम है 248, तो रुबिडियम ये आता है 248, 250 तो 248 तकरीबन ये है। और फिर सीजियम है 265, तो 265 तो ये 50 हो गया, सीजियम आएगा तकरीबन 250, तो तकरीबन यहां तक आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास इनका पैटर्न आता है। अगर आप इनको मिलाना चाहें तो मिला लीजिएगा, ये इस तरह होगा, डॉट्स को आप मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो बढ़ता जाता है। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, इब्तिदा में जरा ज्यादा इंक्रीज है, फिर इंक्रीज जो है वो जरा कम हो जाता है। तो ये इसका एटॉमिक रेडियस है। साइज इसका बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स, जितने शेल्स आते हैं साइज बढ़ता जाएगा एटम का। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ये फिर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है इन ही एलिमेंट की। तो जैसे मैंने कहा डिफाइन कर ले, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर आइसोलेटेड एटम है और उसको आप कितनी हीट एनर्जी देते हैं ताकि उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो जो एनर्जी आपने दे दी है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड जो दरकार होगी टू रिमूव, कि हम रिमूव कर लें द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। यानी जब आप हीट करते हैं तो एटम को हीट करते हैं तो एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करता है, तो जो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की सबसे कम अट्रैक्शन है, तो वो लूजली बाउंड है, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और निकल जाता है, न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन पर खत्म हो जाती है। सो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब है नॉट बॉन्डेड टू एनी अदर एटम, किसी और एटम के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया, अकेला एटम है। और गैसियस स्टेट में हम लेते हैं, आइसोलेटेड एटम सारे ही गैसियस होते हैं। और फिर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट, नॉर्मली जो उसका इलेक्ट्रॉन है जिस शेल में होता है, नॉर्मली का मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो जब ये इसका इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है तो उसी की मुनासबत से हम ये बात करते हैं कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो अलग थलग एटम है नॉट बॉन्डेड टू एनीबॉडी, तो वो और से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे। तो अब जरा देखें कि जो पीरियड है तो ये हमारे पास इस तरह, अब एलिमेंट फिर वही है, यहां पे एलिमेंट है लिथियम है और फिर सोडियम, और इसके बाद है पोटाशियम है, रुबिडियम है, और हस्बे मामूल यहां पे हम बात कर लेते हैं सीजियम की। ये दूसरा पीरियड है तो इसमें 2 शेल्स हैं, और ये तीसरा पीरियड है तो इसमें 3 शेल्स हैं। ये चौथा पीरियड है, पोटाशियम में 4 शेल्स हैं। रुबिडियम 5वें पीरियड में आता है तो इसमें 5 शेल्स होते हैं, 5 शेल्स। और इस तरह सीजियम जो है ये छठे पीरियड में आता है तो इसमें 6 शेल्स मौजूद हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, चूंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे शेल में दूसरा इसका आखिरी है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका तीसरा आखिरी शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका चौथा आखिरी शेल है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है आउटर मोस्ट, तो इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, लिहाजा इसको रिमूव करने के लिए बड़ी कम एनर्जी दरकार है। तो जो ट्रेंड है डाउन द ग्रुप वो होगा डिक्रीज का, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती जाती है। अच्छा, मैं यहां पे वैल्यूज लिख रहा हूं बिकॉज फिर हम ग्राफ बनाएंगे कि आप ग्राफिकली पेपर में आप टेबल बनाएंगे विदाउट वैल्यूज और फिर आप ग्राफ बना देंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज्यादा है, सीजियम की फिर सबसे कम है। वैल्यूज में लिख लूं तो लिथियम जो है तो ये है 520, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। फिर 496 इसकी बनती है और ये बनती है 419, और रुबिडियम की फिर बनती है
403 और सीजियम की जो है तो वो है 376। तो ये है 520, 496 और फिर 419, 403 और 376। आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज आ रहा है। अगर हम इन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करें तो जरा देखें, मैंने ये ग्राफ जीरो से नहीं स्टार्ट किया, वर्टिकल पे आयोनाइजेशन एनर्जी है और यूनिट वही है जो मैंने इधर लिखा है, किलो जाउल पर मोल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जाउल पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ एटम्स जो है उनको आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है, तो ये मैंने लिखी है। यहां पे आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नीचे जीरो पर उस तरह, लेकिन मैंने वो बाकी चीज छोड़ दी, जिधर आयोनाइजेशन एनर्जी का रेंज आता है तो वो रेंज मैंने बना दिया है। लिथियम की बनती है 520, तो आप देख सकते हैं ये 500 है, 550 है, तो ये तकरीबन दरमियान में आ जाती, तो ये लिथियम है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर सोडियम की बनती है 496 जो कि तकरीबन 500 है, तो सोडियम की आती है तकरीबन 500 के करीब, ये आ गई। फिर पोटाशियम है, पोटाशियम की आती 419, यानी ये 400 है और 400 तो फिर 450, तकरीबन ये रेंज आता है पोटाशियम का। अच्छा, फिर रुबिडियम है, और रुबिडियम जो है तो उसकी जो वैल्यू आती है 403 है, तो ये 400 है, तो रुबिडियम तकरीबन यहां तक आ जाएगा। और फिर सीजियम है, सीजियम जो है वो 376 आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है, तो 350, 400 तो 376 तकरीबन ये रेंज आ जाता है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी वही पैटर्न है, तकरीबन डिक्रीज आता है। ये देखें, ये है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ये पैटर्न, फिर इस तरह है, आप डॉट्स को आप कनेक्ट करते जाएं तो ये इस तरह, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है जो कि डिक्रीज होती है। पोटाशियम की ज़रा ज़्यादा डिक्रीज हो गई है और इसके रीज़न ये है कि पोटाशियम का साइज़ ज़रा एक्स्ट्रा उसमें इंक्रीज आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लिथियम टू सोडियम जो है तो ये साइज़ बढ़ता है, और फिर सोडियम टू पोटाशियम साइज़ में ज़रा ज़्यादा इंक्रीज आ गया है, तो इस वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पोटाशियम की काफ़ी ज़्यादा कम है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से इस ग्राफ में। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे।